हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए जो क्लास 12 में हैं उन सभी के लिए वीडियो लाया हूं, जो कि भूगोल के ऊपर होने वाला है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आप आर्ट्स में अपने सब्जेक्ट में भूगोल लिए हुए हो तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपने इससे पहले पढ़ाई भी नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो तो आपको 100 में से 60% प्लस नंबर ज़रूर उठ जाएगा और आप फर्स्ट आ जाओगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक भी कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे और जो भी वीडियो बनेगा वो सब पार्ट वाइज आएगा, जो कि 5 से 6 पार्ट में आना चाहिए। सो देखते हैं कि यह वीडियो कितने पार्ट में आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो यहाँ पर मानव भूगोल के बारे में कुछ ऐसे ही समझाया गया है, जो कि हम लोग देखते हैं। जो जो मेन पॉइंट होगा हम आपको समझाते चलेंगे, बाकी सब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। आप भूगोल के विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप उसकी अंतवस्तु को याद कर सकते हैं? दोस्तों, कहने का मतलब है इससे पहले जो यानी फर्स्ट ईयर में हम लोग भूगोल को पढ़ रहे थे, तो क्या उसमें का कुछ याद है या नहीं है? तो दोस्तों, बताया नहीं जा सकता याद है या नहीं है। अगर उसके बारे में अगर उससे जुड़े हुए कुछ पढ़ाई के आते हैं तो ऑफकोर्स हम लोग को याद होंगे, वरना नहीं भी याद हो सकते हैं। इस अध्याय में वृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। यानी कि पहले के किताब में क्या हुआ था कि हम लोगों को भूगोल के बारे में अच्छे से समझाया गया था, बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हो। तो दोस्तों, भूगोल में क्या क्या मेन शाखा होते हैं, यानी कितने कितने भागों में बांटे जाते हैं मेन तरीके से, उन सब के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। अगर हम लोग उस किताब को फिर से पढ़ते हैं तो मानव भूगोल में, यानी मानव भूगोल जो है भूगोल से किस तरह संबंध में बनाए हुए है, उसको हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम लोग दूसरे अब उसको पढ़ तो नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं, जितना नॉलेज देता है, जितना जानकारी देता है, सो उसको हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे। और बाकी सब जो भी इसमें है हम लोग इसको पढ़ाई करके याद रखेंगे, ताकि परीक्षा में हम लोग अच्छे नंबर ला सकें। तो दोस्तों, आगे लिखा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकल समाकलनात्मक समाकल समाकलनात्मक अनुभाविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होती है, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि भूगोल जो होता है एक ऐसा विषय है कि मान लो हमारे पृथ्वी में कुछ घटना घट गया, जैसे भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया। तो इस तरह से अगर कोई घटना परिघटना आ जाता है, या जिस किसी मान लो भविष्य में, चाहे भविष्य में नहीं, क्योंकि किताब में तो जो होता रहता है भूतकाल में, सो उसका और वर्तमान का कुछ दिया रहता है। ठीक है, भविष्य का तो नहीं दिया रहता है। तो यानी कि अगर कोई भूतकाल में जैसे कि कुछ घटना घट गया, या वर्तमान समय में कुछ घटना घट गया और उसके बाद अगर बुक छपा है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को अनेकों घटना देखने को मिलते हैं, पटना परिघटना। जो भी घटना परिघटना होती है वो सब भूगोल के अंदर आ सकते हैं, अगर वो यानी कि जमीन के अंदर में आते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं, तो वह भूगोल के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसका हम लोग भौगोलिक ढंग से अध्ययन भी करते हैं, जानकारी भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? अब ये पूछ रहा है कि हम लोग जो धरातल है, धरातल मतलब पृथ्वी जो है, जमीन है, इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं, कितने प्रकार, हम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं? यह क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आपको ऐसा देखने पे लगता है कि ये जो पृथ्वी है इसके दो प्रमुख घटक है, यानी यह दो भागों में बटा हुआ है, या दो चीजों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक
प्रकृति, भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप में जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित है। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाई है। दोस्तों, यह जो पृथ्वी है वह प्राकृतिक है, यानी कि जो भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा होता है उस तरह से बनाई गई है। और साथ ही साथ इसमें मनुष्य जो है सम्मिलित है, मनुष्य भी जो है, इंसान भी है, वो भी सम्मिलित है। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटनाओं को मानवीय घटकों की सूची बनाई है। अब ये बोल रहा है कि जो भी हम लोग अपने परिवेश में देख रहे हैं, अ, अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाई है। यानी परिवेश के जो भी भौतिक हैं या मानवीय हैं घटक, जो भी मानवीय घटक हैं, उन सभी की हमें सूची बनाना है। कॉपी कलम से नोट पर लिखना है, ठीक है, नोट बनाना है। तो भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध है, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, हम लोग कब से सोच रहे थे कि ये क्या होता है, परिवेश बहुत बहुत यानी भौतिक के घटक क्या होता है, मानवीय घटक क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग को और अच्छे से समझा दिया गया है कि जो भौतिक भूगोल यानी कि भौतिक घटक जो होता है वह होता है कि पर्यावरण का अध्ययन करना। यानी कि भगवान ने हमें क्या दिया, क्या लिया पृथ्वी में, यानी कि जब पृथ्वी को जब भगवान ने बनाया था, ईश्वर ने बनाया था, तो वो कैसा था। इस तरह से हम लोग अध्ययन जो करते हैं ना, वो आता है हमारा भौतिक है, यानी कि पर्यावरण जो यानी कि होता है घटक, उसके अंदर कृत आता है, ठीक है। और मानवीय भूगोल जो होता है, मानवीय घटक बोले या मानवीय भूगोल जो बोले, घटक शायद दूसरा चीज़ भी हो सकता है। तो चलो हम बीच में घटक नहीं लाते हैं, हम लोग मानव भूगोल ही क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों, मानव भूगोल को हम लोग समझते हैं कि यह क्या होता है। तो भौतिक, प्राकृतिक एवं मानव जगत के बीच संबंध, यानी कि जो हमारा संबंध है वो पर्यावरण से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि हमारा पर्यावरण से कहीं ना कहीं संबंध है। जैसे कि अब मान लो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण है, तो दोस्तों उसका जो नतीजा आता है वो हमारे ऊपर भी आता है। अगर आपके पर्यावरण में एकदम शुद्ध ऑक्सीजन है, एकदम अच्छे तरीके से हमें हवा मिलता है, तो उसका जो परिणाम होता है वो हमें भी प्राप्त होता है। हम लोग स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं। वही प्रदूषण रहेगा तो हम लोग बीमार पड़ेंगे। या पर्यावरण में अगर चिड़िया की चहचहाट हो रहती है तो हमें कितना सुंदर सा माहौल लगता है। यानी कि जहाँ तक हमें अगर बात करना हो कि पर्यावरण से संबंध है या नहीं, तो वो हम लोग कहीं देखते हैं कि जंगल में जाने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप लोग पिकनिक वगैरह पे जाओगे तो देखोगे जहाँ नदी रहता है, जहाँ तालाब रहता है, जहाँ बहुत सारे पेड़-पौधे, चिड़िया चहचहाती है, सो वहाँ पर हम लोग को जाना बहुत ही पसंद आता है, जो कि पर्यावरण होता है। वहाँ पर इंसान का कुछ नहीं रहता है, जैसे कि पेड़-पौधा ना ही इंसान बनाता है, ना चिड़िए को इंसान बनाता है। सब क्या होता है, सब इंसान यानी कि ईश्वर के द्वारा बना होता है। जैसे कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, घास हो गया, पत्ते, पेड़, चिड़िया, जानवर। तो इस तरह ऐसे जो पर्यावरण में जो होते हैं वो सब भूगोल यानी कि कहता है कि यह ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और ये यानी कि पर्यावरण है, प्राकृतिक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये रहते हैं तो बहुत ही हम लोग को संतुष्टि मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे और उनके बीच बहुत ही संबंध जो हैं बहुत ही क्लोज है, बहुत ही अच्छे संबंध हैं। मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। जो ये हम लोग भूगोल की बात कर रहे हैं, तो भूगोल में इस तरह के भी होते हैं, जैसे कि हम लोग ज़मीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कहीं पर ये औरत है जो ये पेड़ पर चढ़ी हुई है, ये फल तोड़ रही है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ये पहाड़ काट रहा है बंदा, और ये देखो यहाँ पर जहाज यानी नाव चल रहे हैं पानी में। यहाँ पर देख सकते हैं खेती-बाड़ी हो रही है ज़मीन पर, बहुत ही ऊपर से फ़ोटो लिया हुआ है। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट में बताना। ये एक मेरे को जहाँ तक मालूम है, मेरे को लगता है ये खेत हैं, और ऊपर देख सकते हो वहाँ पर पहाड़ है, ठीक है। तो ये सब दिखा रहा है कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह की ज़मीन होती है, जहाँ पर ज़मीन के कारण अलग-अलग लोग जो हैं काम भी करते हैं। सब लोग अलग-अलग, विभिन्नताओं मतलब सबके बीच में अलग-अलग कुछ ना कुछ होता है, यानी कि
वो सब सेम नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध हो गया होगा कि विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी के मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना ही जिन्होंने करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। तो दोस्तों फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध हो गया होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी के मानव के घर के रूप में समझना है और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है। तो दोस्तों हाँ, हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि जो भी हमारा भूगोल है वह क्या करता है, वह पृथ्वी को एक समझो कि अपना घर मान लिया है और उसके अंदर कुछ भी घटित होता है, जैसे कि पृथ्वी के अंदर, जैसे कि मैंने बोला कि भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया, या उसमें अलग अलग तरह के ज़मीन है जहाँ पर कहीं खेत खलियान हो रहा है, कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, कहीं समंदर है। तो एक तरह से समझो कि ये एक घर है भूगोल के लिए। भूगोल के लिए एक घर है और इसी के अंदर भूगोल रहता है जो कि घर है, ठीक है। अब इसमें घर में जो भी कुछ होगा तो ऑफ कोर्स जो उसमें रहने वाला है वही उसको देख रेख करेगा। उसके अंदर जो भी होगा वो वही यानी कि देखेगा, उसको सुधारेगा, उसको सही करेगा या उसके बारे में दूसरों को बताएगा, ठीक है। तो ठीक वही बात है कि भूगोल जो है वह उसका घर जो है वो पृथ्वी है। तो वो क्या करता है, वो पृथ्वी के अंदर कोई भी घटना घटता है, कोई भी काम होता है या कुछ में अलग-अलग विभिन्नताएँ पाई जाती है तो उसके बारे में वो समझाता है, ठीक है। तो सरोकार पृथ्वी यहाँ तक हम लोग जान गए जिन्होंने मानव को पोषित किया है। जिन्होंने मानव को पोषित किया है, पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। अब देखो जहाँ पर हम लोग रहते हैं वह यानी कि जैसे माँ के गोद में रहोगे तो कहा जाता है ना कि माँ ने तुम्हें पोसा। तो ठीक उसी तरह से पृथ्वी जो है अगर आप लोग देखोगे तो धरती जो है वो भी माँ होती है। तो सेम वही है डिफिनेशन कि यह हमारे यानी कि मानव जो है पूरे इंसान के बारे में बात किया जा रहा है कि यह हम सभी को पालती है पृथ्वी, ठीक है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर यानी कि इस किताब के अंदर हम लोग प्रकृति यानी कि जो भी ईश्वर से प्राप्त है उसके बारे में और मानव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इसी बात पर बल भी दिया गया है यानी कि ज़्यादा इसी पर गौर दिया गया है कि क्या है प्रकृति में, क्या है मानव में, कुछ इस तरह से। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया है और उस इस आयश के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए हैं कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने का सिद्धांतिकार नोमोथेटिक अथवा वितरणात्मक होना चाहिए। यानी कि वितरणात्मक मतलब भावचित्रमात्मक, इडो इडियोग्राफिक। तो दोस्तों ये कुछ लग रहा है तंत्र वगैरह हैं। तंत्र मतलब उपकरण वगैरह हैं, ठीक है। भाव चित्रात्मक और ईडोग्राफिक, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे यानी कि जो भूगोल सब्जेक्ट था जिसमें पृथ्वी को बारे में बताया जाता था, ठीक है। तो अब क्या हो गया है कि आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद यानी द्वैतवाद आ गया है। द्वैतवाद मतलब एक अलग सा चैप्टर जुड़ चुका है अब इस भूगोल में, द्वैतवाद, ठीक है। हम लोग पहले क्या करते थे, पृथ्वी के बारे में जानते थे और उससे जुड़े हुए कोई भी बात करते थे तो वो डायरेक्ट हम लोग भूगोल बोल देते थे। लेकिन जब उससे जो भी यानी कि जैसे कि भूगोल में कोई कंपन ही आ गया यानी कि भूकंप आ गया तो उससे बचने वाले जो होता है तो यानी जो बचने के बारे में बताया जाता है। तो आप लोग देखते होंगे कि भूगोल में एक नया चैप्टर आ गया कि आपदा से हमें बचना चाहिए किस तरह से, उसका एक अलग चैप्टर आता था। 9वां और 10वां में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक उसी तरह इसका भी एक नया चैप्टर उभर के आया है जिसका है नाम द्वैतवाद, ठीक है। और इससे आयश के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए हैं कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल के नियम बनाने सिद्धांत कर अथवा विनयनात्मक होना चाहिए। यानी कि अब इसके कहने का मतलब है कि भूगोल जो था पहले जैसा क्या वैसा ही रह जाएगा या द्वैतवाद आने के बाद उसमें कुछ चेंजेज आएंगे। जैसे कि भाव चित्रात्मक उपकरण का उपयोग किया जाएगा, वीडियोग्राफी के उपकरण का उपयोग किया जाएगा। ये कुछ हमको लगता है जैसे कि
फ़ोटो वगैरह खींचने के या कुछ अलग तरीके के उपकरण हैं, जिसके बारे में अगर आगे बताया जाए तो हमारे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि रिसर्चिंग के टाइम नहीं है यहाँ पर। अभी आप लोग को पता है कि अभी हमारे पास बहुत ही कम टाइम है और इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको याद रखना है और साथ ही साथ पूरे बुक को इस तरह से याद रख लेना है कि हमें परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इतना हम लोग रिसर्च अब कर नहीं सकते हैं और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। तो चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए? दोस्तों, कहने का मतलब है कि यह क्वेश्चन कर रहा है, यह हमसे पूछ रहा है कि जो भूगोल है आज तक जिस तरह से लिखता हुआ आया है, जिस तरह से हमें बताते हुआ आया है, तो इसको हम लोग एकदम अच्छे से रखना यानी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मान लो कि जैसे कि 500 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब किताब में रखा हुआ है, सब किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें हमेशा इसको रखे रहना चाहिए कि फिर या छोड़ देना चाहिए। यानी कि अब मान लो कि पहले आया था भूकंप वगैरह, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई किया उसके बारे में, फिर मान लो वर्तमान समय में भूकंप आ गया, तो हमने पहले वाले को क्या किया, भुला दिया और दूसरे वाले को लिखना स्टार्ट कर दिया। तो हमें ऐसा करना चाहिए, या जो पहले से शुरू से ऐतिहासिक तरीके से जो लिखा हुआ रहता था उसको हम लोग को रखना चाहिए क्रमबद्ध तरीके से, यानी सही ढंग से लाइन बाय लाइन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो ऑफ कोर्स रखना चाहिए दोस्तों। आप लोग भी समझदार हो, आप लोग जानते हो कि हम लोगों को भले ही इतिहास पढ़ने में मज़ा आए ना या ना आए, लेकिन हम लोग को कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है। जो कि आप लोग ये भी जानते होंगे कि कहानियाँ भी एक इतिहास ही होती हैं, बस हम लोग को समझने के ऊपर है, ठीक है? तो हमें भी जानने की कोशिश करना चाहिए कि भूगोल में, जैसे कि इतिहास में भूगोल किस तरह का था, उसके बाद क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ, तभी तो हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे में परिवर्तन हुआ। क्या हम लोग यानी कि अब मॉडल ज़माने के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर कुछ बढ़ोतरी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मान लो किसी को कुछ अतीत याद ही नहीं रहा है, तो वो कैसे अपने आप को बताएगा कि हाँ भाई, हम आज वृद्धि पे हैं, हम आज बहुत ही ऊँचे मकाम पर हैं। तो इतिहास रहना चाहिए, ठीक है? और आगे पढ़ लेते हैं। क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होना चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? यानी अब फिर से ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या जो भूगोल है, इसके जो घटनाएं हैं, इसकी जो बारे में हम लोग को बताया गया है, उस सैद्धांतिक के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर, यानी कि इतिहास के रूप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह हमारे ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। तो ये बौद्धिक के अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैतता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैतता नहीं है, यानी कि द्वैधता जो है वो हमारे मानव और प्रकृति के बीच नहीं है, ठीक है। वैधता मतलब लगभग होता है कि विखंडन, यानी कि लड़ाई पीट जिस तरह से होता है इस तरह से तो नहीं, हमारे और प्रकृति के बीच बहुत ही अच्छे संबंध है, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो द्वैधता मतलब हमको लगता है कि कुछ लड़ाई पीट जैसा कुछ भावना है, ठीक है, विखंडन का भावना है। तो वैसा तो हम लोग के साथ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में इसको हम लोग हटा ही दे तो सही रहेगा, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं, यानी कि प्रकृति और जो मानव है ये अविभाज्य तत्व हैं, इसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो मानव है और प्रकृति है, इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध है। और अगर मानव ना हो तो प्रकृति का कोई भी यानी मूल्य नहीं है, अगर और अगर प्रकृति ना हो तो मानव का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सो दोस्तों, 19 मिनट का वीडियो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा यानी कि ये 3-4 लाइन और जो है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को छोड़ देंगे और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और जो वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा।
तो आप लोग को भी प्रॉब्लम होगा देखने में एंड मुझे भी बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। समग्रता में देखा जाना चाहिए कि ये देख संग्रमता समग्रता में देखा जाना चाहिए, यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान के प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग को यह भी जानने में बहुत ही मज़ा आता होगा, ठीक है। यह जानना रुचिकर है, रुचिकर मतलब कि जिसमें मज़ा आए, जिसमें हमें रुचि हो उसके बारे में। तो यह भी जानना जो है हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार होगा कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाए। यानी कि मान लो हमारे भौतिक में या मानवीय घटनाएं जो हुआ वो बहुत सारे घटनाएं हुए परिघटनाएं हुए, तो मानव के शरीर के रचना के विज्ञान से यानी कि जो मानव का शरीर होता है उसके रचना से, जो जिस तरह से मानव के शरीर का आकार है तो उस तरह के रचना के विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए कि मान लो कि मनुष्य का ये जो हाथ है यह किसका प्रतीक है। तो जानते ही हो कि अगर किसी फोटो में हाथ दिखाई देता है बाजू दिखाई देता है तो हम लोग समझते हैं कि बहुत ही ताकतवर है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हुआ हमारा मानव शरीर है, ठीक है, और यह प्रतीक हुआ क्या चीज़ का बल का, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यह क्या कह रहा है कि जो हमारा भूगोल है वो भी कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें हम अपने मानवीय शरीर का जो है मानवीय शरीर जो है इसकी रचना को कुछ इस तरह से दिखा सकें जिससे हमें कुछ न कुछ भूगोल के अंतर्गित प्रतीक हो, ठीक है, कुछ पता चले हमें भूगोल में कि हाँ इसका मतलब ये होता है, हमें इसका मतलब यह होता है, कुछ इस तरह से हमें पता होना चाहिए। और इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.